नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकने की जगह अब और तेज होती जा रही है, क्योंकि आज ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिकी हमले का वो हिसाब करने जा रहा है। और इस ऐलान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे अरब देशों में जहां पर अमेरिकन मिलिट्री के बेसिस हैं, वहां हड़कंप है, खलबली है। और आज पहली बार ईरान के नए सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी ने कैमरे पर कहा कि ट्रंप के आदेश पर, ट्रंप के हुक्म पर जो कुछ हुआ ईरान पर, उसका जवाब हर कीमत पर ईरान देगा। यानी अमेरिका को माफ नहीं किया जा सकता। सुनिए ईरान के नए जनरल अब्दुल रहीम मुसावी को। ट्रंप با زیر پا گذاشتن همه قوانین بین المللی وارد حریم کشور عزیز ما ایران شد. अब दोस्तों, ईरान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मुसावी के इस ऐलान के बाद इजराइल में तो खलबली थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खलबली वॉशिंगटन में थी। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि अगले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में, यानी अरब देशों में जो उसके बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं और उसके एयर बेस हैं, वहां पर ईरान मिसाइल से हमला करने जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब ट्रंप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ईरान से अब सीधे सीधे दो हाथ हो जाएं। इसलिए अब ट्रंप कहीं ना कहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। पुतिन से बात करने की कोशिश हो रही, और ये प्रयास हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कि किसी तरह से ईरान को मना के, समझा के, उसकी शर्तें मान के इस युद्ध को कहीं ना कहीं विराम दे दिया जाए, फुल स्टॉप दे दिया जाए। उधर पिछले कई दिनों से जो ईरानी मिसाइलें, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो इजराइल का एयर डोम उसे रोक नहीं पा रहा, उससे कहीं ना कहीं प्रेशर में आए नेतन्याहू, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उनकी जो पार्टी है, उसने पहली बार ईरान को संदेश भिजवाया है कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। पहली बार संदेश इजराइल का ईरान को गया है। लेकिन सर्वोच्च नेता जो ईरान के हैं, अली खामनेई, उनका कहना है कि पहले इजराइल को हथियार रखना होगा, उसके बाद हम बातचीत की सोचेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुआ वो रशिया में हुआ, मॉस्को में हुआ, जहां राष्ट्रपति पुतिन की लंबी मुलाकात हुई, क्लोज डोर मीटिंग हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगारची से। और जहां तक ईरान का मसौदा है इस बातचीत का, ईरान चाहता है कि रूस से मदद मिलती रहे, चाइना से भी मदद मिलती रहे, जो टेक्निकल हेल्प मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त ईरान ने रूस के आगे रखी है, जो सूत्र बता रहे हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ईरान चाहता है कि उसके कंडीशंस, उसके टर्म्स और कंडीशंस पर ही इस युद्ध में टेबल पर बातचीत हुई। यानी जो खामनेई चाहते हैं, 2-3 उनकी शर्तें हैं, उन शर्तों पर अमेरिका और इजराइल उस पर ध्यान दें, गौर करें, और उसी हिसाब से अगर ये युद्ध विराम होता, अगर ये सीज फायर होता है, तो जो टर्म्स और कंडीशंस होंगे वो खामनेई तय करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन ने यकीन दिलाया है कि वो ट्रंप से बात करेंगे और खामनेई का जो इंटरेस्ट है, ईरान का जो इंटरेस्ट है, वही आगे होगा। ये पुतिन का कहना है। क्या थी ये शर्तें जिसको खामनेई चाहते हैं कि अमेरिका माने, ये हम आगे एक्सपर्ट के साथ इसी वीडियो में आपको बताएंगे। बहरहाल, युद्ध के 11वें दिन इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे। तेहरान के चारों तरफ इजराइल ने आज मिसाइलों से हमला किया और तस्वीरें बताती हैं काफ़ी डैमेज हुआ है। ईरान में खासकर हॉस्पिटल्स भी निशाने बनाए गए हैं, कुछ बस्तियां भी निशानियां बनाई गई हैं। सरकारी इमारतों और मिलिट्री के ठिकानों को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया है इजराइल ने। दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखें तो ईरान की जो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, फतेह, कद्र और इसके अलावा सैजिल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से, यानी साउंड की स्पीड से 10 गुना, 15 गुना ज़्यादा तेज़ मार करती हैं। इसको इजराइल का आयरन डोम रोक नहीं पा रहा है, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, और शायद पिछले 4-5 दिनों में इजराइल के जो सैनिक ठिकाने हैं, इजराइल के जो वेयर हाउसेज हैं जहां गोला बारूद रखा है, उसको लगातार ध्वस्त करता चला जा रहा है ईरान। और तेल अवीव में जो बिजनेस प्रतिष्ठान है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पर हेडक्वार्टर हो, चाहे और कमर्शियल उनके इस्टेब्लिशमेंट हो, वित्त मंत्रालय के दफ्तर हों, उसको भी ईरान लगातार
डैमेज कर रहा है। यानी ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो मिलिट्री पावर इजराइल की और उनकी जो आर्थिक शक्ति, दोनों को कहीं ना कहीं ध्वस्त करना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अगर हम देखें युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तेल अवीव की जो घनी आबादी है वहाँ पर 70 से 80% जो वहाँ के नागरिक हैं वो अभी भी बंकर में रह रहे हैं, छिपे हुए हैं। और आप जान सकते हैं कि अगर बंकर में आप लगातार तहखानों में 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन अगर आप छुपे हुए हैं तो क्या हालत होगी, क्या बेचैनी का आलम होगा। यानी कहीं ना कहीं जनता का भी प्रेशर नेतान्याहू की सरकार पर है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या इस स्टेज पर जब अमेरिका खुद युद्ध में शामिल हो गया है, क्या मिस्टर ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अब युद्ध रुकवा सकते हैं जो प्रयास कर रहे हैं रोकने के? क्या खुद युद्ध में शामिल होने के बाद, ईरान पर हमले करने के बाद, क्या अब ट्रंप इस युद्ध को रुकवा सकते हैं? क्या रुकवा सकते हैं? और दूसरी बड़ी बात कि अगर ईरान मिलिट्री बेसिस, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर हमला करता है तो फिर ये जंग जो है महाजंग की तरफ बढ़ेगी। क्या ये फिर युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ेगा? और इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, अली खामनाई की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो सिर्फ इजराइल पे फोकस कर रहे हैं या वो अमेरिका को भी प्रेशराइज करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं? ये एक बड़ी तस्वीर है और आज इसीलिए दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं फ़िरोज़ मीठी बोरवाला। और फ़िरोज़ साहब जो हैं वो तकरीबन 30-35 वर्षों से जो फ़िलिस्तीन के इशूज़ हैं या बाकी मिडल ईस्ट के इशूज़ हैं उन पर एक गहरी रिसर्च उनकी है, वो आपके सामने होंगे, जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। और हमारे साथ एम ए काज़मी साहब होंगे जो ईरान, इज़राइल, ईरान और इराक़ की वॉर से अब तब से लेकर अब तक पिछले 35-40 वर्षों से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार, उनका व्यू पॉइंट भी जानिए, ब्रेकिंग न्यूज़ समझिए और बिग पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए कि अब इस स्टेज पर जहां अमेरिका भी शामिल है और ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम हमला करेंगे, हम माफ़ नहीं कर सकते, ऐसी स्टेज पर अब ये युद्ध क्या शक्ल ले रहा है और सबसे बड़ी बात पुतिन की क्या भूमिका होगी। सुनते हैं फ़िरोज़ साहब को, काज़मी साहब को। काज़मी साहब, मेरा जो पहला सवाल है, ट्रंप ने आज एकदम क्लियर कट कहा है कि अगर ईरान को बड़ा बनाना है, मेक ईरान ग्रेट अगेन, अगर ये करना है तो खामनाई ये नहीं कर सकते, वहां पर सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है, खामनाई को हटाकर वो अपनी सरकार लाना चाहते हैं। तख्ता पलट की बात हो रही है, तो क्या ये जंग अब तख्ता पलट की तरफ जा रही है? और क्या तख्ता पलटना आसान है? क्या ईरान में आपको लगता है कि खामनेई के इस सरकार के खिलाफ वहां पर लोग हैं, कुछ तबका है या मुश्किल है? जमीनी सच्चाई क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप तो 35 वर्षों से ईरान को देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो शायद दिन में सपना देखते हैं ईरान के बारे में। और 1980 में 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन कामयाब हुई और 1980 में सद्दाम हुसैन के जरिए एक जंग शुरू कराई गई, थोपी गई ईरान के ऊपर। वो 8 साल तक जंग जारी रही और 8 साल के बाद भी तब वो जंग रुकी थी जब अमेरिका ने एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट ईरान एयर का गिराया था, दुबई से तेहरान जाने वाला। तो ये अब से पहले भी अमेरिका के तमाम प्रेसिडेंट्स 79 से अब तक ये सपना देखते रहे हैं। और ये तो कल जो इन्होंने ऐलान किया वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, वहां कुछ नहीं हुआ। और अब ये तख्ता पलट की बात कह रहे हैं। ये रोजाना कोई ना कोई नई बात कहते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इन्हें हासिल कुछ होने वाला नहीं है। जॉर्ज बुश के जमाने में बाकायदा एक बहुत बड़ी रकम सैंक्शन की गई थी सरकार की तरफ से अमेरिका की, जिसमें कहा गया था कि रजीम चेंज के लिए हमें पैसा खर्च करना है। काज़मी साहब जी, जो अगले बादशाह हैं वो ट्रंप साहब की गोद में बैठे हुए हैं और वो बादशाह क्राउन प्रिंस रजा पहलवी हैं, जो अपने को क्राउन प्रिंस कहते हैं, राजकुमार, द न्यू बादशाह, द किंग ऑफ ईरान। क्या, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, क्या ट्रंप चाहते हैं कि पुराने जो शाह हैं उनकी जो औलाद है, जो उनके साहबजादे हैं, जो इस वक्त क्राउन प्रिंस अपने को कहते हैं, अमेरिका की गोद में बैठे हैं, ट्रंप साहब के दोस्त हैं, क्या उनको उस गद्दी पे तेहरान की बैठाना आसान होगा अमेरिका के लिए, या ईरान की जनता
पहलवी परिवार को, जो राजा का परिवार है बादशाह का, उसको कबूल नहीं करेगी, उसमें क्या सच्चाई है? जितनी बार भी ये इस किस्म की बात करेंगे, ईरान के लोग और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और मुत्तहिद होंगे और यूनाइटेड होंगे। इनका दिमाग में बात समझ नहीं आती कि ईरान का नेचर क्या है। ईरान गुलामी कबूल नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त शाह के जमाने में ईरान के किसानों को अपनी मर्जी की फसल पैदा करने का इख्तियार नहीं था। कितना क्या क्या जुल्म था, और वो फिर से वो एक्सेप्ट करेंगे। ईरान की जो पब्लिक है, जनता है, उसके अंदर एक बड़ी खूबी है। आपस में वो कितने भी लड़ते रहें, आपस में कितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन जब विदेशी ताकतें वहां कुछ अपनी मर्जी चाहती हैं, उसके खिलाफ सारे मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जो इस वक्त पूरी यूनिटी वहां पर नजर आ रही है, ये इसी का नतीजा है। चलिए, मैं आऊंगा। मैं आज आपसे ये भी पूछूंगा कि आज जो 3 नई मिसाइल जो है वो ईरान ने टारगेट करी, क्या ईरान का अगला निशाना अब इजराइल का न्यूक्लियर साइट है? क्या इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट है, जो परमाणु साइट है, उसको टारगेट करना चाहते हैं? और अगर उसको टारगेट करेंगे तो क्या होगा? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैं जरा फिरोज साहब के पास आ रहा हूँ। फिरोज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पुतिन से बात कर रहे हैं, उनकी रशिया से बातचीत चल रही है, क्या आपको लगता है कि रशिया, क्योंकि मिस्टर पुतिन के मिस्टर ट्रम्प से अच्छे संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, क्या पुतिन इस जंग को रुकवाने की स्थिति में है? और क्या पुतिन की बात ईरान मानेगा? रशिया में पॉलिटिकल लीडरशिप अभी बहुत गंभीर हो चुकी है। उनका बोलना है कि ईरान के बाद हम हैं, हमारे साथ वैसे भी एक जंग ये लोगों ने शुरू कर दी है, तो अगर ईरान गिरा तो उसके बाद रशिया का नंबर है, हमको बड़े कदम उठाने होंगे। उसमें ये बात आई है कि आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो फिर रशिया में भी खेल हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, क्योंकि यूक्रेन का जो पूरा 2014 से जो काम किया गया, जहाँ पहले यानुकोविच जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, पहले उसका तख्ता पलट हुआ, उसके बाद वो क्राइसिस से वो चाहते थे कि रशिया में तख्ता पलट हो। उनको लगता था कि 6 महीने के अंदर पुतिन गिर जाएंगे। उनको भी रशिया नहीं समझ में आता। पुतिन ने केवल रशिया को नहीं बचा दिया, पूरी दुनिया में आज वो लीडर नंबर 1 चुके हैं। दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट बात, कल डिमिट्री मेडवेडेव जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और जो एक ट्रस्टेड दोस्त है पुतिन के, कल डिमिट्री मेडवेडेव ने बोला है कि बहुत सारे देश है जो ईरान को न्यूक्लियर बम देने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया ने सीधा बोला मैं 2 बम देने के लिए तैयार। ओके, तो नाउ द पॉइंट कम्स कि अगर ये लोग ईरान को 10-12 बम, 1 डजन बम दे देते हैं, तो उसी के बाद जाके इजराइल और अमेरिका ठंडे होने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, लिबिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दिया, वो खत्म हो गया। इराक के पास तो क्या नहीं था हमको पता है, जिसके पास बम नहीं था वो बचा है, जिसके पास बम नहीं था वो गया। नॉर्थ कोरिया खड़ा है, भारत खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, इजराइल खड़ा है। जिसके पास बम है, जिन्होंने एनपीटी तक नहीं साइन की, वो सब खड़े हैं। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स टू द रशियन पॉइंट। अभी के 2 बातें हैं कि एक तो रशिया ईरान को कैसे भी मिलिट्री मजबूत करेगा, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में तो ईरान ने भी उसको मदद की है, ड्रोन तो दिए हैं। तो अभी मिलिट्री रूप में रशिया क्या रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जंग जल्दी नहीं होने वाली। और मेरा बोलना है कि ये सिर्फ इजराइल और ईरान का सीज फायर का सवाल नहीं है, गाजा का सीज फायर, पैलेस्टाइन की सीज फायर की बात करनी पड़ेगी। वहां तो नरसंहार चल ही रहा है, वो कौन बंद करेगा? सवाल है कि पुतिन अभी ट्रम्प को कितना सिखा पाएगा, समझा पाएगा कि भाई ये तुम सब तुम्हारा इलीगल काम बंद करो। तो जो न्यायपूर्वक जो समझौता ट्रम्प बातचीत कर रहा था, वो तुम उसका पूरा करो, ईरान के साथ न्यूक्लियर साइन करो, सैंक्शंस खत्म करो, और उसके साथ पैलेस्टाइन का मुद्दों को भी हल करो। उसके बिना ये बातचीत हल नहीं होने वाली है। ईरान अभी गाजा को अकेले नहीं छोड़ेगा। ईरान के लोग, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप गाजा को अकेले नहीं छोड़ेगी। रोज 100 लोग मरेंगे और ईरान अपना सीज फायर करके निकल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ईरान के लोग और ईरान की सत्ता इतने सेल्फिश है कि वो अभी पैलेस्टाइन को अकेला छोड़, वैसे भी पैलेस्टाइन को अकेला नहीं छोड़ा था। जी, फिरोज साहब ने 2-3 बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पुतिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका पर, ईरान को भी समझा सकते हैं, लेकिन पुतिन की ये कोशिश होगी कि जो सैंक्शंस, जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान के ऊपर बरसों से, वो प्रतिबंध हटाए जाएं।
ईरान दुनिया के साथ कारोबार कर सके, ये एक शर्त है जिस पर वो प्रेशर डाल सकते हैं पुतिन अमेरिका पे। और दूसरी चीज़ जो फिरोज साहब ने कही कि जो फिलिस्तीनियों का इशू है, जो पैलेस्टाइन का इशू है, जो गाजा में हिंसा हो रही है मुद्दतों से, उस हिंसा पर भी कहीं ना कहीं ईरान बहुत गंभीर है, फोकस है। काज़मी साहब, मैं थोड़ा सा एक गंभीर इशू पर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमोना, जहाँ पर जो शहर है डिमोना इजराइल का, और जहाँ पर उनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, जिस पर ईरान ने कुछ दिन पहले कोशिश करी थी, हमने वो खबर भी ब्रेक करी थी, पहली मिसाइल उन्होंने वहां पर दागी थी उस न्यूक्लियर साइट से थोड़ी दूर पर, जिसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने ये हमला किया है ईरान के ऊपर। फिर जो खबरें आ रही हैं ईरान से, वो ये खबरें आ रही हैं कि इस न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना साधना चाहता है ईरान। अगर ईरान इजराइल की ये न्यूक्लियर साइट खत्म करता है तो फिर क्या होगा? क्या वाकई ये बात सही है कि ईरान ये जो न्यूक्लियर साइट है इस पर उसका टारगेट है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर साइट पर बिल्कुल अल्टीमेट आखिरी मरहले में होगा, अभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह है कि ईरान इस सिलसिले में बहुत सेंसिटिव है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इवन हिजबुल्लाह, इवन अंसारुल्लाह यमन के, उन्होंने आम जनता पर अभी तक बमबारी नहीं की है, तो वो ये चाहेंगे कि आम बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। तो इस प्रिंसिपल पर चलते हुए तो ऐसा लगता है कि वो डराएंगे, वो ये बताएंगे कि हमारे एक्सेस में है, हम मतलब उसके आसपास मिसाइलें गिरेंगी, वहां नहीं गिरेंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को मारे जा रही है ना, आपके जी, उस पर, मोसाद वगैरह, मोसाद पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री पर, दूसरे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। मैं समझता हूं डिमोना जो है वो सबसे लिस्ट के आखिर में होगा, अभी जल्दी नहीं करेगा ईरान। और ईरान को ये मालूम है कि कंट्रोल में उसके हैं हालात कंट्रोल में दूसरों के नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और भी बताऊं, ये एक नई टेक्नोलॉजी का जमाना है। ईरान में जिस तरह से ये यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहे, हैकिंग एक चीज ऐसी है जो इजराइल ने पहले दिन ईरान के डिफेंस सिस्टम पर की थी। इस तरह से इनसे भी ज्यादा अच्छे हैकर्स ईरान के पास भी हैं, तो ये क्यों नाकाम हो रहे हैं? थार्ड भी नाकाम, और जो उनका गोल्डन वो जो डोम है, आयरन डोम, वो भी नाकाम। तो ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, और वो मुसलसल बहुत ही सब्र से, जैसा कि कल तेहरान से भी जर्नलिस्ट जो बता रहे थे आपके प्रोग्राम में, अहमद अब्बास, जल्दी नहीं है, जज्बात नहीं है, बहुत जल्दी बड़ा हमला नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रोज मारेंगे ताकि ये पूरी तरह से शटर हो जाए, कमजोर हो जाए। और इजराइल इमिग्रेंट सोसाइटी, आप ये समझ लीजिए, जिसको जब मौका मिलेगा वहां से भागेगा। इन हालात में ये कह दिया गया कि या तो आप सड़ करके मरो शेल्टर्स में, नहीं तो यहां से भाग जाओ वहां जहां से आपके बुजुर्ग आए थे। तो वो डराने का सिलसिला लगातार है, और हमारे पास आंकड़े नहीं आ रहे हैं इजराइल की तरफ से। मुझे याद है जंग शुरू होने के तकरीबन 2 महीने के बाद आंकड़े आए थे, उसमें बताया गया था 4,60,000 लोग जा चुके हैं जिनके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। ये 18 महीने पहले की बात मैं कह रहा हूं। तो जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं जा रहा। और अब तो पाबंदी लगाई जा रही है कि एयरपोर्ट पे बंद है। आज जो कुछ फ्लाइटें जा रही हैं जिनका अनाउंसमेंट हुआ है, 1,000 लोग जाने वाले हैं, अगर ठीक ठाक चली गई सारी फ्लाइटें। एक फ्लाइट में 50 लोग जाएंगे, और वो जाएंगे जो विदेशी वहां फंसे हुए, वो जाएंगे जो इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, वो जाएंगे जो बहुत ज्यादा कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसको इजरायली सरकार इजाजत देगी। हर इजरायली को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यहीं मरो, यहीं जियो, जैसे भी हो। अगर यहां से भागोगे तो इजराइल की दुकान खत्म हो जाएगी। तो ये इस हालत में है। मुझे ऐसा लगता है कि डिमोना अभी शायद बाद की स्टेजेस के लिए। काज़मी साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं फिरोज भाई के पास। जिस तरह से कल वहां की जो शूरा काउंसिल है, जो पार्लियामेंट है, उसने फैसला लिया है कि भाई ये जो समंदर है ओमान और ईरान के बीच में, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, इस समंदर के रास्ते को बंद करने की बात की जा रही है। और अगर ये समंदर का रास्ता बंद होता है तो दुनिया की
33% गैस की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई, इसके अलावा 25% पूरे दुनिया की ऑयल की सप्लाई ये ठप हो जाएगी, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, बहरीन, कतर, वहां से जितना भी तेल आता है इसी रास्ते से आता है। क्या आपको लग रहा है कि ईरान ये जल्द ही ये फैसला लेगा, और अगर ये फैसला लेता है तो अमेरिका पर प्रेशर हो सकता है, पूरी दुनिया पे प्रेशर हो सकता है इस जंग का? यकीनी तौर पर हार्डली 2.5-3 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और मुझे याद है 1980 से 88 वाली जंग में भी ईरान अक्सर ये कहता था कि हम ये बंद कर देंगे, और अब भी वो यही कह रहा है। मेरे ही एक बार ईरान के जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, ये अभी कुछ 1-2 महीने पहले, उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, 2-4 पुराने जहाज तोड़ दो वहां पर ले जाकर के, रास्ता ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो ये उनके बहुत ही टैक्टिकली उसको ये कर सकते हैं। और इनके जब इनके पूरे मुल्क को तबाह करने के लिए वो लोग जो अपने आप को इंटरनेशनल चौधरी कहते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो ये इनके बस में जो कुछ है, जो इनकी कैपेसिटी में है, जिसको ये कर सकते हैं, तो ये जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो ये कि इस पूरे इलाके के 2 समंदरी रास्ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो वो जो यमन के अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब रेड सी बंद किया हुआ है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, और ये दूसरा रास्ता है। अगर ये दोनों रास्ते ईरान के लाइक माइंडेड लोगों के हाथ में या ईरान के हाथ में बंद किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये ईरान की जो भी आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, उसके नतीजे में अगर इसको दबाओगे तो दुनिया को बहुत सख्त हालात से गुजरना पड़ेगा। दोनों रास्ते अगर बंद हो जाएं तो दुनिया जरा सोच करके देखे कि आखिर कैसे यूरोप के घरों में गरमाई का कैसा इंतजाम होगा, गाड़ियां कैसे चलेंगी उनकी। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। काज़मी साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ ईरान बल्कि यमन भी रोक सकता है। यमन जो है वो रेड सी, लाल सागर रोक सकता है, और इधर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये जो समंदर है, दोनों समंदर के रास्ते रोके जा सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और अगर ये दोनों समंदर के रास्ते रोके जाएंगे तो यूरोप और अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और ये तकलीफ जो है, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, यूरो की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, कि माली तकलीफ बहुत पहुंच सकती है दोनों को। एक तरह से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक आप कह सकते हैं बम्बार्डमेंट होगा ईरान की तरफ से यूरोप और अमेरिका पे। एक सवाल फिरोज साहब मैं पूछना चाह रहा था, मान लीजिए, देखिए अमेरिका की ताकत तो है, ये तो हमें मानना होगा, चाहे B2 बॉम्बर हो या जो भी है, टेक्नोलॉजी है, जितने दिन है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका के पास ताकत है। अगर अमेरिका, मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर अमेरिका, जिस तरह की मैं खबरें देख रहा हूँ CNN पे, BBC पे या फिर अमेरिकन मीडिया पे, अगर आने वाले 7-8 दिन में कोई फैसला नहीं होता, यानी युद्ध विराम नहीं होता, अमेरिका सेकंड स्ट्राइक कर सकता है। और ये बात ट्रंप ने भी कही कि हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, और सेकंड स्ट्राइक जो ईरान पर होगी वो कल्पना से परे होगी। अगर ये सेकंड स्ट्राइक होती है, तो फिर आपको ये युद्ध कहां जाता हुआ दिख रहा है मिस्टर फिरोज? वो फर्स्ट स्ट्राइक से भी कुछ खास नहीं हुआ। फर्स्ट स्ट्राइक से ये फायदा हो गया कि दुनिया ईरान के साथ आ गई, ईरान अंदर से यूनाइटेड हो गया, रशिया क्लियर भूमिका ले रहा है, चीन और रशिया भी मिलकर कुछ बड़ी प्रेसिडेंट जी भी बहुत क्लियर कट घोषणाएं कर रहे हैं। तो सेकेंड स्ट्राइक भी करे, ईरान ने अभी तक अमेरिका को जवाब नहीं दिया है और इस बार नहीं देगा। मेरा मानना है कि ईरान शुड कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इजराइल, और इजराइल को मारते रहो और इजराइल को खाली करते जाओ। अगर एयरपोर्ट खुल गया तो 2 हफ्ते के अंदर इजराइल के लोग भाग जाएंगे, और उसी से पता चलता है कि ईरान की जनता को उनकी सरकार और उनकी आर्मी पे भरोसा है, इजराइल की जनता को ना नेतन्याहू पे भरोसा है, ना और इजराइल की आर्मी पे भरोसा है। ये क्लियर कट दिखता है। तो रेजिम चेंज तो लगता है तख्ता पलट, या रेजिम ही ना बचे या देश ही ना बचे, वो तो इजराइल में होते जा रहे हैं। लोग ही नहीं होंगे तो देश किसका? ओके, तो द पॉइंट इज के अमेरिका, और आप अंदरूनी सिचुएशन देखिए अमेरिका में कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से और डेमोक्रेटिक पार्टी का मेजोरिटी, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो हमला किया वो इलीगल है, वी विल इम्पीच द प्रेसिडेंट। बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि और एक वॉर हम लोग इजराइल के क्यों कर रहे हैं, जूइश लॉबी में हम लोग कब तक फंसे रहेंगे। अभी क्लियर के जूइश लॉबी की बात हो रही है। ओके, तो आप देखिए आज स्टामर का हाल देखिए, जो टोनी ब्लेयर ने बुश का सपोर्ट किया था, आज स्टामर बोल रहा है कि ट्रंप ने सही हमला किया। लेबर पार्टी का लीडर बोलते अपना स्टामर को भी इजरायली लॉबी ने जेरेमी कॉर्बेट को साइड करके लंदन में बिठाया। So the point is कि ईरान इज रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी,
और अभी जी तो पब्लिक ओपिनियन भी है, वर्ल्ड भी है, और अभी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो ताकत बनेगी वो इजराइल तक पहुंचने वाली है। इजराइल की कहानी एंड है, अगर वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ा तो ईरान के लिए संकट नहीं है, इजराइल की एग्जिस्टेंस संकट में। जी, मैं ज़रा एक ओपिनियन काज़मी साहब का भी इसी इशू पे ले लूँ कि इशू बहुत बड़ा है। काज़मी साहब, क्या आपको लगता है कि अगर सेकंड स्ट्राइक ट्रंप ने कर दी, क्योंकि हमें तो लग रहा था एक स्ट्राइक भी नहीं होगी, पहली स्ट्राइक भी नहीं होगी, उन्होंने कहा भाई 12 दिन का हम वक्त देते हैं, लेकिन हमने देखा 48 घंटे में स्ट्राइक कर दी। तो ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके माइंड को पढ़ना, उनको समझना किसी के बूते की बात नहीं। अगर ट्रंप दूसरी स्ट्राइक कर देते हैं तो क्या वर्ल्ड वॉर की नौबत आ सकती है? यूरोप, इजराइल, अमेरिका, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इजराइल एक तरफ, और ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया और बाकी मुल्क एक तरफ, इस तरह की नौबत आ सकती। हम ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती। इस तरह का कोई आपको सीन दिखता है अगर अमेरिका दूसरा बड़ा हमला करता है? अगर देखिए, ईरान में दूसरे तीसरे चौथे हमले की तैयारियां हैं। अमेरिका से हमले हो सकते हैं, वो पहले से समझे बैठे हैं और तैयारियां भी हैं। उससे उनको कोई डर नहीं लगता और उन्हें मालूम है कि अमेरिका की कितनी लिमिटेशन है और जितने अमेरिका के बेसिस हैं पड़ोस में, वो अमेरिका की मजबूती नहीं है, कमजोरी है। इसलिए कि वो उन्हें हिट कर सकते हैं जब चाहें, जब जिस वक्त चाहें वो हिट कर सकते हैं, दुबई में या कहीं भी। तो ये इससे वो डरते नहीं है। दूसरी बात ये कि ईरान फिर भी ये जरूर ख्याल करेगा कि वर्ल्ड वॉर ना हो, दुनिया का नुकसान ज्यादा ना हो, लेकिन असल काम वो कर रहा है, इजराइल को हर दिन कमजोर से कमजोर कर रहा है। कमजोर पर करता जा रहा है। वो जी इजराइल को टारगेट है और इस वक्त तो ईरान की उस आइडियोलॉजी के लिए इतनी बेहतरीन डोज मिल चुकी है कि अमेरिका और इजराइल दोनों जो हमलावर हैं, उन्होंने हमले अपनी तरफ से शुरू किए हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई जितनी चाहे कर ले, दुनिया में कोई एक लीडर उसे ये नहीं कह सकता कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए जी वो खुद फैसले लेगा, जहां तक लेके जाना चाहेगा वो जाएगा। वहां तो ये सपना और ख्वाब और ख्वाहिश और इसमें दिलचस्पी है कि किसी तरह से ये इजराइल का ये खत्म ही हो जाए तो ज्यादा जी बेहतर है, फिर ज्यादा सुकून हो जाएगा इस पूरे इलाके में। इजराइल की ताकत को कम करना, उसके इन्फ्लुएंस को कम करना, ये फोकस ईरान का, ये काज़मी साहब बता रहे हैं। मैं अब, क्योंकि समय भी अब बहुत कम बचा है, 1-1 मिनट का मुझे उत्तर चाहिए आप दोनों से, और मेरा सवाल दोनों को एक ही है। पहला सवाल मैं फिरोज साहब से कर रहा हूँ। फिरोज साहब, 1 डेढ़ मिनट के अंदर जवाब दीजिएगा। क्या इस युद्ध को अगर रोका जा सकता है तो कैसे रोका जा सकता है? ये युद्ध किस शर्तों पर किस तरह रुक सकता है अब? पॉइंट नंबर 1, ईरान का जो अधिकार है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, उसका बेसिक है 3.67% वाला, एज अ लीगल सिग्नेटरी टू द एनपीटी, वो एक शर्त है। ईरान पे सैंक्शन हटाए जाए, दूसरी शर्त है। तीसरी जो शर्त है कि सीज फायर होगा पूरे मिडल ईस्ट के सोल्यूशन को लेकर, खास करके पैलेस्टाइन के सवाल को लेकर, वरना वो वापस कुछ उठेगा, स्टार्ट आउट होगा, वापस युद्ध शुरू होगा। तो फाइनली ये आखिरी, इट इज द लास्ट बैटल फॉर द फ्रीडम ऑफ मिडल ईस्ट, ये पूरे मिडल जी ईस्ट के, पूरा वेस्ट एशिया का लिबरेशन का सवाल है, और उसका समाधान और सोल्यूशन नहीं होगा तो फिर ये बातें आगे बढ़ती जाएगी। जी, काज़मी साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? सवाल मेरा ये, युद्ध कैसे रुक सकता है ये? इसमें बहुत सीधा सिंपल फॉर्मूला आयतुल्लाह खामेनी ने दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने। ना तो हम इम्पोज्ड वार, ना इम्पोज्ड पीस, हम दोनों को कबूल नहीं करते। यानी वो अपनी शर्तें लेके तैयार बैठा है। जब भी इजराइल कमजोर और ज्यादा कमजोर होगा और मेज पर आने की बात करेगा, जैसे कि आपने शुरू में बात की है, तो अगर बातचीत होगी तो वो अपनी शर्तें मनवा करके ही जंग बंद कराएगा। इस बार डंडा जो है वो ईरान के हाथ में है और ये दोनों दिनों इस जुल्म इन्होंने किया है, ईरान पर हमले किए हैं, उसके जवाब में उसके पास लीगल अथॉरिटी भी है और उसके पास हथियार भी हैं, इसलिए वो अपनी शर्तें मनवाएगा। दोनों हमारे खास मेहमान हैं। फिरोज साहब मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं और जिस तरह से इस युद्ध की रिपोर्टिंग जो है काज़मी साहब ने की है, वाकई उसकी हर जगह तारीफ हो रही। दोनों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान इस वक्त दोस्तों चाहता है कि इतना प्रेशर इजराइल पे डाला जाए कि अपनी शर्तों पर सीज फायर हो सके। ये ईरान चाहता है कि अगर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर हो जाए, और ये मौका ईरान के हाथ में, जो सैंक्शंस लगी हैं उत्तर यूएसए की,
यूनाइटेड स्टेट्स की जो सैंक्शंस लगी हैं उससे भी मुक्ति चाहता है ईरान। ईरान ये भी चाहता है कि बिजली बनाने के लिए फेयर यूज़ के लिए उसको यूरेनियम का एनरिचमेंट के अधिकार मिलें, उसका वो प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। और तीसरी बात है कि कहीं न कहीं वो हक की लड़ाई फ़िलिस्तीनियों के लिए भी लड़ रहा है, उसमें भी वो एक बड़ा कंसेशन चाहता है। ये तीनों शर्तें तभी कबूल हो सकती हैं जब इज़राइल को और थोड़ा कमज़ोर किया जाए। ये स्ट्रैटेजी फ़िलहाल अभी इज़राइल की लगती है। उधर अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से अपनी शर्तों पर ईरान को मनवा लिया जाए और इसीलिए उसने जो है कल स्ट्राइक की थी और फिर एक बार स्ट्राइक करने जा रहा है। बहरहाल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध जो है ये कम नहीं हो रहा, बल्कि जिस तरह से मिसाइलों का अटैक आज हुआ है, इज़राइल पर भी हुआ है, ईरान पर भी हुआ है, दोनों तरफ काफ़ी तबाही का हम आलम देख रहे हैं। अगर ये युद्ध इसी तरह से जारी रहा तो कहीं न कहीं जो डर है, जो आशंका है पूरी दुनिया को कि वो समंदर के रास्ते ना बंद हो जाएँ, कहीं न्यूक्लियर साइट पर अटैक ना हो जाए, फिर ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ जाए, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है वो नौबत ना जाए। इस तरह के संकट दुनिया के आगे दिख रहे हैं और ये तीनों संकट, चाहे वो न्यूक्लियर की हम बात कर रहे हैं या फिर हम गैस और ऑयल को की सप्लाई बंद करने की बात कर रहे हैं या फिर हम तीसरी बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। तीनों ही अगर चीज़ें होती हैं, चाहे फिर क्या हिंदुस्तान, फिर क्या चीन, फिर क्या ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या यूरोप, पूरा दुनिया इस आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित हो सकता है और ये नौबत नहीं आनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। फिरोज़ भाई आप आए, बहुत-बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब आपने भी सारे व्यूज़ अपने रखे और हमारी कोशिश ऊपर वाले से यही है कि किसी तरह से पीस आए। पीस शुड बी द प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच फिरोज़ भाई फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच काज़मी साहब फॉर जॉइनिंग दिस।